हेलो, दिस इज पार्ट 4 ऑफ स्टोरी बड़े घर की बेटी. Links for part 1, 2 and 3 are given in description box. Let's continue the story. हमने पार्ट 3 में देखा कि बेनी माधव सिंह के बहुत समझाने पर भी श्रीकंठ लाल बिहारी को माफ करने के लिए नहीं तैयार हुआ. देखते हैं आगे क्या होता है. लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था. जब बेनी माधव सिंह और श्रीकंठ बातें कर रहे थे तब उस समय लाल बिहारी दरवाजे पर खड़ा हुआ चुपचाप बस अपने पिता और अपने बड़े भाई की बातें सुन रहा था. वह श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले. बाप का भी वह लिहाज ना करता था जितना बड़े भाई का. जो लाल बिहारी था वो अपने बड़े भाई की बहुत लिहाज करता था, मतलब बहुत इज्जत करता था. भाई के सामने चारपाई पर बैठ जाए. पुराने ज़माने में लोग अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके सामने चारपाई वगैरह पर बैठते नहीं थे. तो बताया जा रहा है कि लाल बिहारी श्रीकंठ की इतनी रिस्पेक्ट करता था कि वह उसके सामने चारपाई पर बैठ जाए या फिर हुक्का पी ले या पान खा ले, ऐसा कुछ भी करने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी श्रीकंठ के सामने. बाप का भी वह लिहाज ना करता था जितना बड़े भाई का. जो लाल बिहारी था वो अपने पिता से भी ज़्यादा इज्जत अपने बड़े भाई श्रीकंठ की करता था. तो यहाँ पर बताया गया है कि जो लाल बिहारी था वह अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था, बहुत इज्जत करता था. श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था. श्रीकंठ भी अपने छोटे भाई लाल बिहारी को बहुत प्यार करते थे. तो लिखा है श्रीकंठ का भी उस पर, किस पर? लाल बिहारी पर हार्दिक स्नेह था, मतलब बहुत प्यार करते थे. अपने होश में उन्होंने कभी भी उसे घुड़का तक ना था, मतलब अपनी जानकारी में उन्होंने कभी भी लाल बिहारी को डांटा तक नहीं था. जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते. वह कौन? श्रीकंठ. तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जब श्रीकंठ इलाहाबाद में थे, जब वो अपने बीए की पढ़ाई कर रहे थे और एक दफ्तर में नौकरी भी करते थे, तो लाल बिहारी सिंह के लिए कोई ना कोई चीज़ जरूर लेकर आता था. मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी. मुगदर मतलब ये कुछ इस तरह के दिखते हैं जो कि पहलवान लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए. ये लकड़ी के होते हैं. मुगदर की जोड़ी मतलब डंबल के जो पैर थे वो श्रीकंठ ने ही लाल बिहारी को लाकर दिए थे, क्योंकि लाल बिहारी को पहलवानी का शौक था. पिछले साल जब उसने अपने से ड्यूढ़े जवान को नाग पंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे. नाग पंचमी एक फेस्टिवल होता है. तो नाग पंचमी के दिन पिछले साल मतलब लास्ट ईयर एक पहलवानी का कंपटीशन था. उसमें लाल बिहारी ने अपने से ड्यूढ़े जवान, मतलब अपने से 1.5 टाइम्स स्ट्रॉन्गर पर्सन को दंगल में पछाड़ दिया था, मतलब पहलवानी में हरा दिया था. तो श्रीकंठ ने खुश होकर रिंग में ही जाकर लाल बिहारी को अपने गले से लगा लिया और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे, मतलब 5 रुपए बांटे थे खुशी में. ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई. अब क्योंकि लाल बिहारी अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करता था, बहुत प्यार करता था उसको, और श्रीकंठ भी अपने छोटे भाई को, लाल बिहारी को बहुत प्यार करते थे. यहाँ पे ये श्रीकंठ के लिए लिखा गया है कि जो भाई इतना प्यार करता था उसके मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई. तो अब जब लाल बिहारी ने श्रीकंठ के मुंह से ऐसी बात सुनी कि वो अब लाल बिहारी के साथ नहीं रहना चाहता, तो
लाल बिहारी को बहुत दुख हुआ, उसे बहुत ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। अब इस बात पर लाल बिहारी को रोना आ गया। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर वह पछता रहा था। अब लाल बिहारी ने जो गलती की कि उसने आनंदी के ऊपर खड़ाऊं फेंक कर मारी, अब अपनी उस गलती पर वह पछता रहा था, मतलब रिग्रेट कर रहा था। भाई के आने के एक दिन पहले से ही उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। अब जब लाल बिहारी से गलती हो गई थी तो श्रीकंठ के वापस आने से एक दिन पहले से ही वह बहुत परेशान हो रहा था। उसे लग रहा था पता नहीं अब श्रीकंठ उससे क्या कहेगा, और उसको ये भी लग रहा था कि मैं अपने बड़े भाई के सामने कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूँगा, और मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी, मतलब मैं अब अपने बड़े भाई से आंखें मिलाकर कैसे बात कर पाऊंगा। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। उसने मतलब लाल बिहारी ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अगर मेरे से अब गलती हो गई है तो श्रीकंठ जब वापस आएगा तो उसको थोड़ा बहुत समझा देगा बस, कि हाँ देखो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत है। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें कठोरता की मूर्ति बने हुए पाया। लाल बिहारी तो सोच रहा था कि श्रीकंठ सिंह उसकी गलती पर बस थोड़ा बहुत उसे डांट देंगे, लेकिन इसके अपोजिट आज क्या हुआ, अब वो लाल बिहारी से बहुत ज़्यादा नाराज हो गए और अब उसके साथ नहीं रहना चाहते। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। वह यहाँ पर आया है लाल बिहारी के लिए। लाल बिहारी इतना समझदार नहीं था। अब वो मनी मन ये भी सोच रहा था कि नहीं, भैया मेरे साथ गलत कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ सिंह उसे अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बात कह देते, इतना ही नहीं दो चार तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख न होता। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। सोच रहा था कि अगर श्रीकंठ उसको अकेले में बुलाकर दो चार कड़ी बात कह देते, मतलब थोड़ा डांट देते या फिर दो चार थप्पड़ी लगा देते, तो भी उसे इतना दुख नहीं होता। लेकिन भाई का यह कहना, मतलब श्रीकंठ का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, कि अब मैं लाल बिहारी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता, ये लाल बिहारी से नहीं सहा गया। उसे बहुत दुख हुआ। वह रोता हुआ घर आया। अभी लाल बिहारी घर के बाहर दरवाजे पर खड़ा हुआ था और ये सब बातें सुन रहा था, बेनी माधव सिंह की और श्रीकंठ की। तो ये सब बात सुनने के बाद अब वह रोता हुआ घर के अंदर आया। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह न समझे कि वह रो रहा था। मतलब कमरे में गया और जाकर उसने अपने कपड़े पहने, क्योंकि वो रो रहा था इसलिए उसने अपनी आंखें पोंछी, जिससे कि किसी को यह ना पता चले कि वह रो रहा है। इसके उपरांत वह आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में न रहेंगे। अब वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं जाता हूँ। उन्हें फिर मुंह न दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। अब लाल बिहारी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, उसे बहुत रिग्रेट हो रहा था। तो अब वो आनंदी के कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ और बोला, भाभी भैया ने यह सोच लिया है, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है कि वो मेरे साथ इस घर में नहीं रहना चाहते। उसने बताया कि वे मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते। तो कह रहा है इसीलिए मैं घर से चला जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा, मतलब मैं अब अपना चेहरा उनको कभी नहीं दिखाऊंगा। और अब क्योंकि लाल बिहारी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, वो आनंदी से भी माफ़ी मांगता है
कि मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना, मतलब मेरे से जो भी गलती हुई है, मैंने जो भी गलत व्यवहार आपके साथ करा है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। और यह कहते कहते ही लाल बिहारी का गला भर आया, मतलब अब वो बहुत इमोशनल हो गया और उसको रोना आ गया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई ने देखा तो ग्रह से आंखें फेर ली और कतराकर निकल गए, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। अब इधर जब लाल बिहारी आनंदी के कमरे के बाहर खड़े होकर उससे माफ़ी मांग रहा था, तभी श्रीकंठ आनंदी के कमरे में जा रहे थे। तो लाल बिहारी ने श्रीकंठ की तरफ देखने की कोशिश करी, लेकिन श्रीकंठ ने तो घृणा से आंखें फेर ली, मतलब नफरत से आंखें फेर ली, उसकी तरफ देखा भी नहीं। मतलब इस तरह निकल गया श्रीकंठ की जैसे लाल बिहारी वहाँ पर है ही नहीं, वहाँ पर खड़े ही नहीं है, मानो उसकी परछाई से दूर भागना चाहते हैं। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से ही दयालु थी। आनंदी अब मन ही मन पछता रही थी। उसे रिग्रेट हो रहा था कि आखिर उसने श्रीकंठ को ये बात बताई ही क्यों। गलती तो लाल बिहारी ने की थी, लेकिन क्योंकि आनंदी बहुत दयालु स्वभाव की थी, तो जब लाल बिहारी ने उससे माफ़ी मांगी तो उसका गुस्सा शांत हो गया। उसे इसका तनिक भी ना ध्यान था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। आनंदी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि श्रीकंठ इतना गुस्सा हो जाएगा। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी, ये इतने गर्म क्यों होते हैं। अब आनंदी अपने पति मतलब श्रीकंठ पर ही झुंझला रही थी, कह रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं, मतलब इनको इतना गुस्सा क्यों आता है। जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। अब जब लाल बिहारी घर छोड़ करके जाने के लिए तैयार होने लगा और उसने आनंदी से माफ़ी भी मांगी, तो जो आनंदी का थोड़ा बहुत गुस्सा था वह भी गायब हो गया। आनंदी को भी रोना आ गया। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि जो मन की कड़वाहट होती है उसको हटाने के लिए जो आंसू होते हैं उससे उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आनंदी है बहुत ही दयालु स्वभाव की स्त्री है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। अब श्रीकंठ जब घर छोड़ करके जाने वाला था तो अब आनंदी ने श्रीकंठ से कहा कि लाल बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। लाल मतलब यहाँ पर लाल बिहारी के लिए कह रही है आनंदी। लाल बिहारी को बहुत पछतावा हो रहा है। तो श्रीकंठ कहते हैं तो मैं क्या करूं। तो फिर आनंदी कहती है भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। तो अब आनंदी कह रही है अरे उनको बुला लो अंदर, जिससे कि वो घर छोड़कर ना जा पाए। फिर वो अपने को ही कहने लगी अब कि मेरी जीभ में आग लगे। तो आनंदी कहने लगी मेरे से ही गलत काम हो गया जो मैंने ये बात तुमको बताई। तो आनंदी कहने लगी पता नहीं मैंने क्यों बताया जिसके कारण कि झगड़ा इतना बढ़ गया। श्रीकंठ बोला मैं नहीं बुलाऊंगा। तो आनंदी कहती है पछताओगे, मतलब तुम्हें बाद में बहुत रिग्रेट होगा। बुला लो लाल बिहारी को अंदर, उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कि वह चल दें। उन्हें यहाँ पर आनंदी कह रही है लाल बिहारी के लिए। तो आनंदी कह रही है कि अब लाल बिहारी को बहुत ग्लानि हो रही है, मतलब उसको बहुत पछतावा हो रहा है, ऐसा ना हो कि वह घर छोड़कर चले ही जाए। श्रीकंठ ना उठे, लेकिन आनंदी के इतना कहने पर भी श्रीकंठ नहीं उठे। अब आनंदी मनाने की कोशिश कर रही है कि वो लाल बिहारी को अब माफ कर दें, उसको अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा। अब लाल बिहारी जाते जाते एक बार फिर से बोला भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो,
वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसीलिए मैं अपना मुंह उन्हें न दिखाऊंगा। तो एक बार फिर जाते जाते लाल बिहारी ने आनंदी से कहा कि भाभी, भैया से मेरा प्रणाम कह दो, मतलब मेरी गुड बाय कह दो। वे मेरा मुंह नहीं देखना चाहते हैं ना, इसलिए अब मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, जिससे मैं अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। लाल बिहारी आनंदी के पास जाकर इतना बोला और अब घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। अब जैसे लाल बिहारी घर के दरवाजे की तरफ बहुत जल्दी जल्दी चल करके जा रहा था घर छोड़कर जाने के लिए, तो आनंदी गई और उसने लाल बिहारी का हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे मुड़कर देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। जैसे ही आनंदी ने हाथ पकड़कर लाल बिहारी को रोका, लाल बिहारी पीछे मुड़ा और उसकी आंखों में आंसू थे। वह रोते हुए बोला, मुझे मत रोको, मुझे घर छोड़कर जाने दो। आनंदी कहती है, कहाँ जा रहे हो? लाल बिहारी कहता है, जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। मतलब वो कहना चाह रहा है कि जहाँ पर श्रीकंठ को उसका मुंह ना दिखाई पड़े, मतलब वो बहुत दूर चला जाएगा। फिर लाल बिहारी कह रहा है, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। मतलब अब उसे पछतावा हो रहा है और वो कह रहा है कि हाँ, मैंने गलती की है और मैं तुम लोगों के साथ, मतलब आप सबके साथ रहने के लायक नहीं हूँ। आनंदी कहती है, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। तो अब आनंदी अपनी कसम देखकर लाल बिहारी को रोकती है और कहती है कि तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना, मतलब अब एक कदम भी अब आगे और मत बढ़ाना। इस पर लाल बिहारी कहता है, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। लाल बिहारी कहता है, नहीं, मुझे जाने दो। जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि श्रीकंठ ने उसको माफ़ कर दिया है, तब तक वह इस घर में नहीं रुकेगा। श्रीकंठ सिंह का हृदय भी पिघला। अब आनंदी भी श्रीकंठ को बहुत समझा रही थी, तो आनंदी के इतना समझाने पर श्रीकंठ का अब हृदय पिघला, मतलब अब उसका गुस्सा भी थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा लिया। अब वह भी कमरे से बाहर निकला और आकर उसने लाल बिहारी को गले से लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। दोनों भाई गले मिलते हुए खूब रोने लगे। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो अब लाल बिहारी ने श्रीकंठ से कहा, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है, आप अगर मुझे जो भी दंड देना हो, जो भी पनिशमेंट देना हो, आप मुझे वो दे देना, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, मतलब मैं खुशी से एक्सेप्ट कर लूँगा। बस ये मत कहना कि मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। श्रीकंठ सिंह लाल बिहारी को लल्लू कह रहे हैं। तो अब श्रीकंठ भी कांपती हुई आवाज में कह रहे हैं कि लल्लू, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। भगवान चाहेगा तो फिर ऐसा मौका ना आएगा, ऐसा दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। अब जब दोनों भाई आपस में गले मिल रहे थे, जो बेनी माधव सिंह थे वो अपने घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। अब वो अंदर आए और जैसे ही उन्होंने अंदर आकर देखा कि दोनों भाई गले मिल रहे हैं, तो वो बहुत खुश हुए। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। तो अब बेनी माधव सिंह आनंदी की बड़ाई करते हैं और कहते हैं कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। मतलब जो अच्छे घर की संस्कारी स्त्रियां होती हैं
वो अपने अच्छे संस्कारों से, दयालु स्वभाव से, सूझबूझ और समझदारी से बिगड़ती हुई बात को संभाल लेती हैं और परिवार को टूटने से बचा लेती हैं। गांव ने जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। गांव में जिसने भी यह बात सुनी, जिसको भी यह पता चला, तो उन्होंने सबने आनंदी की बहुत बड़ाई करी। उन्होंने आनंदी के दयालु स्वभाव को सराहा और वो ये बात कहते कि बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। यहाँ बड़े घर की बेटी का मतलब खाली धनवान होना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो अच्छे घर की, अच्छे परिवार की संस्कारी स्त्रियां होती हैं, वो अपने अच्छे संस्कारों से, दयालु स्वभाव से, सूझबूझ और समझदारी से बिगड़ती हुई बात को संभाल लेती हैं और परिवार को टूटने से बचा लेती हैं। तो यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू।